तो क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि आईआईटी और नीट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतः अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करिए और सबसे पहले लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम समझाते हैं। इक्विलिब्रियम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समझने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं इक्वल। इक्वल माने समान, इक्वल माने समान, और ये आपका बना हुआ लिब्रा। किससे भी बना हुआ? लिब्रा। लिब्रा माने होता है तराजू, समझो तराजू। लिब्रा माने तराजू। तराजू देखियो ना, जैसे आप लोग देखते हो सब्जी की दुकान पे तराजू होता है ऐसे ऐसे। तो तराजू का मतलब क्या होता है कि आप जो तराजू तौलते हो ये हर तरफ से क्या है? समान आए। तो अगर ये समान रूप से आता है तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, क्लियर? थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है कि टेम्परेचर, अगर किसी भी सिस्टम के सभी पार्ट का या सराउंडिंग के साथ अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? समान हो जाए, तो हम उसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ टेम्परेचर ऑफ all part of the system remains the same and it is identical with the surrounding आइडेंटिकल विद द सराउंडिंग। अगर ये सराउंडिंग के साथ आइडेंटिकल होता है तो हम उसको लोग को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि अगर कोई सिस्टम आपके पास है और सराउंडिंग के साथ भी है, तो आपके जिस बार कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने गैस भर दिया और गैस का एक टेम्परेचर है, तो गैस का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर सेम में आ गया, एकदम समान है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट आपका है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इसमें आप जान लो मैकेनिक्स से संबंधित है, फोर्स से संबंधित है। अगर पूरे सिस्टम के किसी भी पार्ट का नेट फोर्स क्या है? जीरो। इसका मतलब इफ द net force of any part of the system is zero, तो कहलाएगा वो किसमें? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इसको आप दूसरे तरह से बोल सकते हो कि पूरे सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो। जैसे मान लो हमने कहा ना कि अगर आप एक तराजू लेते हो, ये तराजू लेते हो, आपने तराजू लिया और दोनों तरफ का फोर्स क्या रहा? बैलेंस रहा, माने सेम रहा, तो आप क्या बोलते हो? ये कि किस इक्विलिब्रियम है? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। और इसका मतलब कि दोनों तरफ क्या है? बैलेंस फोर्स है। अगर मान लो इसी तराजू में एक तरफ छोटा हो जाए और एक तरफ बड़ा हो जाए, यानी ये इधर क्या हो जाए? थोड़ा सा इधर ये झुक जाए ऐसे, तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर ये थोड़ा सा झुक गया, इसका मतलब कि नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स अगर होगा तो फिर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर? अब हम आते हैं किस पर? केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी इस टॉपिक को जीरो फिलहाल में समझाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कोई बताएगा? केमिकल द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, द कंपोजिशन
of the system, the composition of the system हमने कहा, यानी कि कोई भी अगर सिस्टम है उसका जो भी कंपोजिशन है remains fixed and finite। हमने कहा क्या? हमने कहा कि अगर किसी भी सिस्टम का कंपोजिशन या तो फिक्स हो या फाइनाइट हो तो आप कह सकते हो कि ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आप ध्यान से देखो, हमने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो उसके हर पार्ट का क्या हो, सेम। हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या कहा कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो या कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहा, उसका कंपोजिशन जो सिस्टम का है या तो वो फिक्स हो, माने उसमें कोई चेंज ना हो, आप एक्स्ट्रा कुछ डाल ना दो उसमें, तो आप क्या बोलोगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई सिस्टम इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, किसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों को फॉलो करता है, तो वो कहलाता है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आ रही है कि यहाँ पर अगर ये तीनों लॉ फॉलो होता है तब तो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, और अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं कहा जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेकर बताते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब हम लोग इसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं लिख देता हूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इसको मैं डेफिनेशन बता दूं। इफ द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third system separately, then the two systems are in thermal equilibrium with each other। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए ये कहा कि अगर मान लो कि आपके पास दो सिस्टम हैं ए और बी, और ये दोनों एक थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम अभी नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। और आपको मालूम है कि दो सिस्टम तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं जब दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब साफ है कि हीट कंडक्ट होते होते जब समान हो जाती है टेम्परेचर, तो हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब कि ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर आपस में क्या है, बराबर है, और बी और सी का भी टेम्परेचर आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। चलो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो वाल्स है वो कैसी वाल्स है, वो वाल्स है एडियाबेटिक। कैसी वाल्स है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब कि न तो हीट को आने देगा और न हीट को जाने देगा। इसका मतलब कि ए से बी में न तो हीट जाएगी और न बी से ए में हीट आएगी। और इस वाल्स को मान लेते हैं हम डायाथर्मिक वाल्स। इसका मतलब ये अगर डायाथर्मिक वाल्स है या डायाथर्मिक वाल्व है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये डायाथर्मिक वाल्व है तो ये हीट को आने देगी और जाने देगी। यानी इस कंडीशन में
ए से हीट सी में जाएगा या सी से हीट ए में जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो सी में तब तक हीट जाएगी जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यही बात यहाँ पर भी कि बी और सी में से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट उसमें से इसमें फ्लो करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहता है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लिया ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी हो गया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये भी क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में। लेकिन हम ऐसे नहीं किए तो प्रूफ तो होगा नहीं। कैसे प्रूफ होगा? चलो हम दिखाते हैं जादू आपको। एक जादू दिखाते हैं, बढ़िया जादू। देखोगे? देखो जादू कैसे प्रूफ होगा। हम ये फिगर फिर से बनाते हैं, और यहां मानते ए बी और सी। अब करते क्या है वाल्स को चेंज कर देते हैं, माने एडियाबैटिक वाल्स के स्थान पे डायथर्मिक। मैं कहता हूं कि अब ये जो अभी तक जाने नहीं दे रहा था मैं कहता हूं जा, यानी कि जहां से आता जाता था वहां से हमने रोक दिया, इसको हमने बना लिया एडियाबैटिक वाल्स। और इसको हमने क्या बना दिया बेटा बताओ मैं डायाथर्मिक वाल। यहां वाल लिख देते हैं डायाथर्मिक वाल। अब क्या मामला फंस गया? अब जैसे ही मैंने इसको क्या कर लिया एडियाबैटिक बना दिया तो अब यहां से तो हीट जाएगी नहीं। अब इसको मैंने कहा डायाथर्मिक वाल्स, और अगर मैंने इसको डायाथर्मिक वाल्स बना दिया तो आप बताओ क्या हीट जाएगी? हीट जाएगी? यस यस नो। यस कैसे? नो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पहले से इसका टेम्परेचर इसके समान था और इसका टेम्परेचर इसके समान था, तो इन दोनों का टेम्परेचर इसके समान था। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट कैसे फ्लो होगी? इसका मतलब कोई भी वाल्स लगा दिया, तुमने डायथर्मिक वाल्व लगा भी दिया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी हीट कंडक्ट नहीं हुई। ए से बी में भी नहीं गई और बी से ए में भी नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि ए से हीट अगर बी में नहीं जाती है और बी से ए में हीट नहीं आती है, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही हमको प्रूव करना था। ये आपका है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर से छोटे सुन लो, ये कहता है कि अगर दो सिस्टम ए और बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैं मैथमेटिक्स से समझाता हूं कि अगर A इज इक्वल टू सी है और B इज इक्वल टू सी है तो प्रूव करना है A इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A C के साथ इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब A और B आपस में क्या है इक्विलिब्रियम में। क्लियर? ये आपका है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम काम करते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर ले, और इरेज करने के बाद जैसा कि मेरी आदत है इसको रिवीजन करने की अभी मैं करता हूं। कहां गया? अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज कर करके हम बताते हैं आपको रिवीजन। देखिए अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि मेरी आदत है लास्ट में आपको याद कराना। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या पढ़ा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लास्ट वाला मैं छोड़ा करिए आप लोग, और इसमें पूरी तरह से इसका फॉलो किया, क्योंकि यही आपका मेन बेस है। जब आप पूरा पढ़ लेते हो तो एक लाइन में रिवीजन होता है। इसके बाद रात में सोते समय सिर्फ आप ये सोचा करो कि अमरीश सर ने हमको क्या बताया था। इसके बाद आपको ये टॉपिक कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं आपको जानू यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं, जिसे क्लास में पढ़ाते हैं।
थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि जब टेम्परेचर उसके सिस्टम के सभी पार्ट आल पार्ट का और चाहे सराउंडिंग से पार्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आप क्या कहोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका किसी भी सिस्टम के आल पार्ट या सराउंडिंग के साथ अगर टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। और अगर यहाँ पे मैंने कहा कि अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, नेट फोर्स जीरो, या आप कह सकते हो कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स काम न करे। इसमें मैंने क्या कहा कि कंपोजिशन जो है आपका, कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड हो और फाइनाइट हो, तो आप क्या पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें मैंने क्या कहा कि अगर ए एक सिस्टम है, वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी जो है वो भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहता है कि ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसको मैथमेटिक्स से समझो, A इज इक्वल टू सी, B इज इक्वल टू सी, तो A इज आल्सो इक्वल टू B। माने A अगर C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होने चाहिए। आपको बता दूं ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये टॉपिक आपके IIT नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और BSc में तो जो है भाई, तो आप लोग इसको कंसीडर करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हमारी जर्नी जो है इसके अगले टॉपिक पे जाएगी। इसके अगले टॉपिक माने क्या, तो कौन सा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स अगले वीडियो में। उसके बाद मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।